हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। इस वीडियो के अंदर हम बजट 2022-23 की गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हमारी 13 जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनको कवर किया जा रहा है। इसके अलावा भी जो हमारे इस पूरे साल के लिए इम्पॉर्टेंट स्कीम्स रही हैं उनको भी हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करते रहेंगे। किसी भी देश को ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए जब भी बजट रिलीज होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कुछ ना कुछ आपको अनाउंसमेंट जरूर देखने को मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल होता है? मान लीजिए कोई एक एरिया है जहां पे सामान की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन ये सामान जहां पे बिकता है वो सामान 150 किलोमीटर दूर है। अब इस मैन्युफैक्चरिंग एरिया से इसकी मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमें अच्छी सड़कों की, रेलवे की जरूरत है, ताकि सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सके और वहां पे बिक सके। अगर हम इस रोड और रेल को अच्छे से डेवलप कर देंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर भी एनकरेज होगा अपनी और भी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका सामान जहां पे बनेगा वहां से लेके मार्केट तक हमें एक अच्छी कनेक्टिविटी मिली हुई है। उसका सामान आसानी से मार्केट तक पहुंच सकता है और वहां पे बेचा जा सकता है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की भी एक कॉस्ट होती है, जिसको आप मोटा मोटा लेमन टर्म्स में लॉजिस्टिक कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ये जितनी कम होगी उतने सस्ते में सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। मान लीजिए 100 रुपए का सामान है और इसको मार्केट में पहुंचाने के लिए हमारे 20 रुपए लगते हैं, तो मार्केट के अंदर ये सामान कितने का बिकेगा? मिनिमम 120 रुपए का बिकेगा। सामान के दाम अपने आप ही इंक्रीज हो गए, जबकि इसकी वैल्यू में कोई और बढ़त नहीं हुई है। क्यों इंक्रीज हुई है 20 रुपए? क्योंकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कॉस्ट लगी है। ठीक है, मान लेते हैं हम इसी सड़क को और भी एफिशिएंट बना देते हैं या रेलवे को और भी एफिशिएंट बना देते हैं और ये लॉजिस्टिक कॉस्ट 20 रुपए की जगह 10 रुपए हो जाए, तो ये सामान 110 रुपए में बिकने लगेगा। तो ये जो होती है लॉजिस्टिक कॉस्ट, हम हमेशा इसको रिड्यूस करने की बात करते हैं। एक फैक्ट जो आपके मेंस में काम आ सकता है वो फैक्ट ये है कि इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ही हाई है। इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% के आसपास है। वहीं पर अगर हम दूसरे देशों को देखें, दूसरे देशों में 8 से 10% की लॉजिस्टिक कॉस्ट रहती है। तो इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एफिशिएंट हो जाए कि उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए। अब इसी लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हमारे बजट के अंदर कुछ बात हुई है। ये जो बजट के अंदर बात हो रही है, उससे पहले अक्टूबर 2021 के अंदर पीएम गति शक्ति को अनाउंस कर दिया गया था। ठीक है, पीएम गति शक्ति के अंदर क्या बात कही थी? जब भी कोई सड़क बनती है तो मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे जो है उसने एक सड़क बना दी। कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि इस सड़क के नीचे से हमें गैस की पाइपलाइन बिछानी थी, वो तो बिछी ही नहीं है। तो इस सड़क को तोड़ा जाता है और गैस की पाइपलाइन बिछाई जाती है। फिर गैस की पाइपलाइन बिछने के बाद दोबारा सड़क बनेगी, तब याद आता है कि हमने ऑप्टिकल फाइबर्स तो बिछाई नहीं इसके अंदर। दोबारा से सड़क को तोड़ो और ऑप्टिकल फाइबर बिछाओ। तो इस तरह से एक ही सड़क जो है वो बार बार बनती है, बार बार तोड़ी जाती है। तो सड़क बनाने की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो इसीलिए पीएम गति शक्ति जो अक्टूबर के अंदर लॉन्च हुआ था, मैं बजट की बात नहीं कर रहा हूं, अक्टूबर 2021 में जब लॉन्च हुआ था पीएम गति शक्ति, उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि 16 मिनिस्ट्रीज हैं जो आपस में अगर मिलके काम करें तो हमारा ये बार बार सड़क को तोड़ना और बार बार उसके अंदर सड़क बनाना, ये वाली जो दिक्कत है, इस दिक्कत को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पीएम गति शक्ति ने 16 मिनिस्ट्रीज को आपस में जोड़ दिया था और ये जो 16 मिनिस्ट्रीज हैं ये अब एक साथ अपनी प्लानिंग कर सकती हैं और अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर सकती हैं, ताकि जो हमारी रोड की डेवलपमेंट है वो एक स्मूथ तरीके से हो सके। इस पीएम गति शक्ति के अंदर आपकी ढेर सारी स्कीम्स इनकॉर्पोरेट कर दी जाएंगी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई भारतमाला, सागरमाला, उड़ान स्कीम, इनलैंड वाटरवेज, ये सब की सब जो है वो पीएम गति शक्ति में आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब भी भारतमाला के अंदर कोई भी काम हो रहा होगा तो ये 16 मिनिस्ट्रीज जो हैं इनके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन जाती रहेगी। तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके 16 मिनिस्ट्रीज आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह हमें आगे इंप्लीमेंट करना है। इसी तरह से इकोनॉमिक जोन्स को भी हम पीएम गति शक्ति के अंदर डाल देंगे। अब जब भी हमें प्लानिंग करनी होती है, प्लानिंग के लिए हमें चाहिए होता है डेटा। तो कहीं पे भी आपको सड़क बनानी है तो हमें यह पता लगाना है कि क्या इस सड़क के नीचे गैस पाइपलाइन बिछी हुई है पहले से या नहीं, क्या यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर बिछा है या नहीं, क्या यहाँ पे कोई और रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो इसके लिए हमें ऊपर स्पेस से अच्छी इमेजेस चाहिए होती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पीएम गति शक्ति के अंदर इसरो के एक इंस्टीट्यूट से हमने इमेजरी डेवलप कराने की बात कही है। वो इंस्टीट्यूट कौन सा है, नाम याद रखेंगे। इसरो का इंस्टीट्यूट है आपका बिसाग भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब अर्थ की इंफॉर्मेशन देने वाली
जो इंस्टीट्यूट है वो। तो ये इमेजेस प्रोवाइड करेगा और इन इमेजेस को देख के हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं। हमसे मतलब है 16 मिनिस्ट्री, 16 मिनिस्ट्री जो है वो वेल प्लान हो सकती है। पीएम गति शक्ति के 6 पिलर हैं, 6 पिलर्स हैं। और 6 पिलर्स कौन कौन से हैं कि ये जो है डिपार्टमेंट्स के जो एफर्ट्स हैं उन एफर्ट्स को कंबाइन करने का काम करेगा ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन सके। फिर जिस चीज को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए पहले वही काम होगा और सेकंड प्रायोरिटी बाद में होगी, यानी चीजों को प्रॉपर प्रायोरिटी मिली जाएगी। जितने भी आपके क्रिटिकल गैप्स होते हैं प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने में, प्लान करने में, डिजाइंस को प्लान करने में, वो क्रिटिकल गैप्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। जो सारे के सारे डिपार्टमेंट है वो साथ में एक होलिस्टिक मैनर में प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे। जो हमारी जियो इन्फॉर्मेशन है, जियो इन्फॉर्मेशन हमारी प्लानिंग को और भी अच्छी और साइंटिफिक टूल प्रोवाइड करेगी और ये पोर्टल के ऊपर डायनेमिकली अवेलेबल रहेगा। तो ये तो था जो अक्टूबर 2021 के अंदर पीएम गति शक्ति के अंदर हम करना चाह रहे थे। अब बजट के अंदर इस पीएम गति शक्ति में क्या हो रहा है, पीएम गति शक्ति के अंदर एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है एक्सप्रेसवे के लिए। मास्टर प्लान बनाया जा रहा है एक्सप्रेसवे के लिए जो लोगों की और सामान की, पीपल और गुड्स की मूवमेंट के लिए, मूवमेंट को फास्ट बनाने के लिए काम करेगा। ठीक है, एक्सप्रेसवे का मास्टर प्लान बन रहा है। दूसरा काम क्या हो रहा है, एक्सप्रेसवे बन गए, आपके हाईवेज के लिए कुछ काम हो रहा है। हाईवेज का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को हम 25,000 किलोमीटर से एक्सपेंड करना चाहते हैं। यानी कि अभी जितने भी हाईवे बने हुए हैं उसको हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, हाईवे को 25,000 किलोमीटर के हाईवे को ऐड किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा रेलवेज है, रेलवेज के लिए हमारे दो इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं। एक तो आपकी 400 वंदे भारत ट्रेन्स चलाई जाएंगी। ये जो 400 वंदे भारत ट्रेन्स हैं ये न्यू जनरेशन की ट्रेन्स होंगी जो कि ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हैं और पैसेंजर के राइडिंग एक्सपीरियंस को और भी अच्छा कर देंगी और भी एनहांस कर देंगी। तो वंदे भारत ट्रेन्स जो हैं वो पैसेंजर एक्सपीरियंस के लिए और पैसेंजर की मूवमेंट के लिए काम करेंगी। इसके अलावा रेलवे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है जिसको आप याद रखेंगे, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। तो कोई भी रेलवे स्टेशन होता है तो मान लेते हैं इस रेलवे स्टेशन के आसपास कोई इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप हो रखी है, यहाँ के लोग जो हैं वो एक जैसा ही काम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये भी गजक बनाता है, ये भी गजक बनाता है, ये भी गजक बनाता है, तो हम क्या कर देंगे, हम इस रेलवे स्टेशन से इस गजक के लॉट को इकट्ठा करके पूरे देश में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये जो स्टेशन है ये स्टेशन अपने आप ही फेमस हो जाएगा इस गजक के लिए। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को कहा जाएगा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो आपके ये लोकल बिजनेस है, लोकल सप्लाई चेन है, इन सप्लाई चेन को पूरे देश से कनेक्ट कर दिया जाएगा थ्रू रेलवेज। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि हम पीएम गति शक्ति के अंदर अब स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के ऊपर काम करेंगे। तो जब भी एक देश से दूसरे देश की तरफ जाया जाता है तो मान लेते हैं कोई सामान दिल्ली में बन रहा है, दिल्ली से लेके वो रोड और रेलवे के थ्रू मुंबई के किसी पोर्ट तक आएगा और फिर उसके बाद वो आगे शिप के थ्रू किसी और देश जाने की कोशिश करेगा। इसी तरह अगर रास्ते में कोई नदी पड़ती है तो उस नदी के ऊपर भी कोई वाटरवे बना होगा और उस वाटरवे से होके सामान जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी रोड पे सामान जा रहा है, कभी रेल पे सामान जा रहा है, कभी पानी पे सामान जा रहा है, हो सकता है एयरवेज के ऊपर भी सामान जाए। तो जब हम डिफरेंट मोड्स यूज करके एक जगह से दूसरी जगह सामान या लोगों को पहुंचाते हैं तो इसको मल्टी मॉडल कहा जाता है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। तो इंडिया के अंदर 4 मल्टी मॉडल पार्क्स बनाए जाएंगे। ठीक है, 4 मल्टी मॉडल पार्क्स बनाए जाएंगे पीपीपी मॉडल के थ्रू। तो ये हमारा पूरा बजट के अंदर अनाउंसमेंट्स हुई थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और आपकी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को लेके, ठीक है। जो हमारी अगली स्कीम है वो है आपकी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है ये आपके इस बजट से पहले से अनाउंस हो चुकी थी। जब आपके कोविड का पीक आया हुआ था, कोविड पैंडेमिक चल रहा था, तो उस टाइम पर सभी जानते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस थे, ये बिजनेसेस सफर कर चुके थे। अब इन बिजनेसेस को दोबारा से रीओपन करना है और रीओपन करने के बाद इनको अपने पैरों पे फिर से खड़ा होना पड़ेगा। रीओपन करने के लिए देखिए इतने महीनों तक लॉकडाउन लगा रहा, तो लॉकडाउन के बाद उनका बिजनेस काफी लगभग जीरो ही हो गया था। लॉकडाउन के बाद भी जो बिजनेस है वो काफी स्लो ही चल रहा था। तो ऐसे में उन्हें कुछ पैसों की जरूरत होगी रीओपन करने के लिए। तो ये जो पैसे हैं ये पैसे कहां से लिए जा सकते हैं, इन पैसों को लोन के फॉर्म में लिया जा सकता है। लोन दी जाती है बैंक्स, एनबीएफसीज के थ्रू या फिर कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू वो लोन लेगा।
लेकिन बैंक, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब भी लोन लेते हैं तो वो हमेशा ये देखते हैं कि क्या ये लोन मुझे वापस मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बैंक ने कुछ पैसा उधार पे दे दिया और बैंक का ये पैसा वापस ही नहीं आया। तो इसके लिए बैंक क्या कहती है, बैंक किसी ना किसी तरह की गारंटी मांगती है। अब जो ये छोटे छोटे बिजनेसमैन है या फिर बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं, उनका बिजनेस ठप हो गया था, काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन में चल रहा था। ऐसे में उन्हें पैसों की ज़रूरत है, लेकिन बैंक कह रही है कि हम तुम्हें पैसा नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि अभी हमें खुद डर है कि कहीं फिर से लॉकडाउन लग जाए और फिर से तुम्हारा बिजनेस ठप हो जाए, हमारा लोन वापस नहीं आएगा। तो ऐसे टाइम पर आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में गवर्नमेंट बैंक से क्या कहती है, गवर्नमेंट बैंक से कहती है कि तुम बिजनेसमैन को या फिर अभी हम और भी देखेंगे कि किन किन लोगों को लोन दिया जा सकता है, पर गवर्नमेंट बैंक से कहती है कि तुम लोन दो। अगर वो लोन डूबता है, अगर उस लोन में तुम्हें कोई लॉस होता है तो उस लॉस की हम भरपाई करेंगे। हमसे मतलब सरकार जो है वो भरपाई करने को तैयार हो जाएगी। तो कुछ हद तक जो बैंकों का लोन है, लॉस है, उस लॉस को कौन पूरा कर देगा? उस लॉस को भर देगा गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने एक तरह से गारंटी प्रोवाइड कर दी है कि तुम दिल खोल के लोन दो। लोन पे अगर तुम्हें लॉस होता है तो कुछ हद तक जो लोन की भरपाई है वो सरकार करती रहेगी। और इसी को कहा जाता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। यानी कि इमरजेंसी में दिया जा रहा है, ये क्रेडिट लाइन दी जा रही है और उसके पीछे गारंटी दे रहा है। गारंटी कौन दे रहा है? गारंटी दे रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इस स्कीम के अंदर क्या करती है, गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरीज बना रखी है। और वो कैटेगरीज क्या है कि अगर कोई एमएसएमई है, कोई बिजनेस एंटरप्राइज है, मुद्रा बोरोअर है या फिर इंडिविजुअल बिजनेस वाला इंसान है, उसने 50 करोड़ तक का लोन ले रखा है और इस लोन को वो चुका नहीं पाया, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कोई लॉस हो रहा है, तो उस लॉस का कुछ हद तक सरकार भरपाई कर देगी। ठीक है। इसी तरह से जो बोरोअर है, एक कमेटी बनी थी, कामत कमेटी ने 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था और कहा था कि ये जो सेक्टर्स है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, तो इनको भी काफी ज्यादा लोन की जरूरत थी। तो ECLGS 2.0 क्या कहता है कि जो भी ये 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर सेक्टर है, उन्होंने अगर 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक का, 500 करोड़ तक का लोन ले रखा है, तो इससे अगर कोई लॉस होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो उसकी कुछ हद तक भरपाई जो है वो सरकार कर देगी। इसी तरह जो आपका 3.0 है, उसके अंदर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, ट्रैवल टूरिज्म हो गया, सिविल एविएशन हो गया, इनके जितने भी लोन है, उन लोन से अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई का, उसका नुकसान का कुछ हिस्सा सरकार पूरा करेगी। फिर ECLGS 4.0 के अंदर आपके हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, लिक्विड ऑक्सीजन के मैन्युफैक्चरर्स, इन सब के लिए भी कुछ गारंटी दी जाती है। ठीक है। तो ये काम चल रहा था। हमारे बजट के अंदर क्या किया गया है, हमारे बजट में कहा है कि ये जो ECLGS यानी कि जो सरकार गारंटी दे रही है, सरकार की इस गारंटी स्कीम को हम 2023 तक एक्सटेंड कर रहे हैं, मार्च 2023 तक। यहां पे ये कहा जा रहा है कि सरकार टोटल कितने रुपए की गारंटी देगी। तो सरकार जो है 5 लाख करोड़ रुपए तक की, यानी कि जो सरकार की टोटल गारंटी होगी वो 5 लाख करोड़ रुपए तक की वो देने को तैयार है। और सरकार ने तीसरी बात ये कही है कि आज की डेट में देखिए, इंडिया ने हमेशा ये बात की जा रही थी कि इंडिया वी शेप रिकवरी करेगा। वी शेप रिकवरी का मतलब ये है कि लॉकडाउन के टाइम पे इंडिया की ग्रोथ रेट बहुत ही नीचे जाती जा रही थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो इंडिया की ग्रोथ जो है वो बढ़ना चालू कर जाएगी, तो वो एक वी शेप बनाएगी। लेकिन रियलिटी में हमें क्या देखने को मिल रहा है, रियलिटी में हमें के शेप रिकवरी देखने को मिल रही है। के शेप के अंदर क्या हो रहा है कि कुछ सेक्टर्स तो ऐसे हैं जो कि ग्रो कर गए और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि ग्रो नहीं कर रहे इवन आफ्टर द लॉकडाउन हैज बीन रिमूव्ड। ये कौन से सेक्टर्स हैं? ये सेक्टर है आपके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री। आज भी लोग जो है वो होटल्स में रुकना पसंद नहीं कर रहे, ट्रैवल करना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो कहीं पे ट्रैवल करने गए और फिर से कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन लग गई तो वो घर भी सही से नहीं आ पाएंगे। ठीक है, कोविड इन्फेक्शन हो गया तो उनकी जान को ही खतरा हो सकता है। तो इसीलिए कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कि अभी भी ग्रो नहीं कर रही हैं और स्लो डाउन ही दिखा रही हैं। बल्कि तो एक तरफ कुछ इंडस्ट्री हैं जो सही से ग्रो नहीं कर रही, लेकिन कुछ इंडस्ट्री हैं जहां पे ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस वगैरह जो है वो फिर से ग्रो करने लगी है। लेकिन हॉस्पिटैलिटी, टूर एंड ट्रैवल, टूरिज्म, ये इंडस्ट्री अभी भी डिक्लाइन पर है। तो इसीलिए सरकार ने कहा है इस बजट के अंदर कि ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हम 50,000 करोड़ के एडिशनल गारंटी को
ईयर मार्क करेंगे। तो बजट के अंदर ये बातें कही गई हैं। एक चीज़ जो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना उन्होंने बढ़ा दिया, हॉस्पिटैलिटी के लिए अलग से हो रहा है। अगर आप सेबी या फिर किसी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये ज़रूर पूछा जा सकता है। यूपीएससी में आपसे ये पूछा जाएगा कि जो ईसीएल जीएस है, यहाँ पे जो गारंटी दी जा रही है वो गारंटी किसके थ्रू दी जा रही है, ठीक है, यानी कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए किस बॉडी को यूज किया जा रहा है। तो गारंटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? गारंटी प्रोवाइड कर रहा है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, एनसीजीटीसी। एनसीजीटीसी जो है वो गारंटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रहा था कि जितना भी लॉस होगा उस लॉस का कुछ हिस्सा जो है, उस लॉस का कुछ हिस्सा सरकार पे कर देगी। अगर किसी बैंक या फिर एनबीएफसी को नॉन रिपेमेंट की वजह से नुकसान हो रहा है तो वो कुछ हिस्सा नहीं, 100% लॉस जो है उसकी गारंटी दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो यहां पे मैं थोड़ा सा गलत है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा कि 100% लॉस की गारंटी है, कुछ हिस्से की नहीं है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे सभी यूपीएससी के कोर्सेज हमारी ऐप एग्जाम क्वेस्ट के ऊपर अवेलेबल हैं। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगली स्कीम हमारी है रैंप। रैंप स्कीम क्या कहती है? ये कहती है कि हम जो एमएसएमई हैं, एमएसएमई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो एक स्कीम निकाली जाएगी जिस स्कीम के अंदर कोविड के बाद एमएसएमईज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाएगा। इस स्कीम का मेजर रोल रहेगा इस चीज़ के ऊपर कि जो एमएसएमईज हैं, इन्होंने कोविड के टाइम पर कुछ लॉसेस सफ़र किए होंगे, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी कम हुई होगी, तो इनको हम और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे। इनकी एफिशिएंसी जब इंक्रीज होगी तो इनकी अपने आप ही ग्रोथ होने चालू हो जाएगी। याद रखने वाली बात यह है कि ये जो स्कीम आएगी, इस स्कीम के लिए कुछ पैसे अलॉट किए गए हैं, लगभग 6,000 करोड़ रुपीस को अलॉट किया गया है। ये जो 6,000 करोड़ रुपीस अलॉट किए जा रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा आपका वर्ल्ड बैंक से आएगा और कुछ हिस्सा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री से आएगा? तो ये एमएसएमईज की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए स्कीम आएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इसके अंदर हम एमएसएमईज को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, उनको हम और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी रैंप स्कीम है। बस ये याद रखना है कि इसमें वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है, वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है और हमारा मंत्रालय ये है। और किसकी? अच्छा, ये जो स्कीम बनाई जाएगी, ये स्कीम एक कमिटी की रिकमेंडेशन पे बनेगी और उस कमिटी का नाम है यूके सिन्हा कमिटी। तो यूके सिन्हा कमिटी ने रिकमेंडेशन दी थी, उसके बेसिस पर रैंप स्कीम बनाई जाएगी। अगली स्कीम हमारी एजुकेशन से जुड़ी हुई है, पीएम ई विद्या। पीएम ई विद्या जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनोवेटिव वेंचर है। इस वेंचर के अंदर क्या किया जाएगा? इस वेंचर के अंदर 200 चैनल्स बनाए जाएंगे। इन 200 चैनल्स के ऊपर हर क्लास के लिए एक चैनल बना दिया जाएगा और उस क्लास की जो एजुकेशन कंटेंट है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ कंटेंट है, वो कंटेंट उस चैनल के ऊपर चलता रहेगा। तो अगर किसी भी बच्चे को, मान लीजिए कोई 6 क्लास के अंदर बच्चा है, वो अपने क्लास के एजुकेशन लेना चाहता है, तो वो डायरेक्टली उस चैनल को खोलेगा और उस चैनल के ऊपर अपने कंटेंट को देख सकता है। तो 1 क्लास के लिए 1 चैनल को बनाया जाएगा। ऐसे 200 चैनल बनाए जाएंगे फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए। ये 200 चैनल इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी ये चैनल चलाए जाएंगे। ये आएगा आपका पीएम ई विद्या के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो पहले से चली आ रही हैं वो क्या है? जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए कि अगर आपको ओपन तरीके से कोई कोर्स करना है तो उसके लिए आप स्वयं पोर्टल के ऊपर मूक्स कोर्सेज कर सकते हैं। मूक्स होता है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। दीक्षा के ऊपर आप नॉलेज शेयरिंग का एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। स्वयं प्रभा टीवी चैनल्स बनाए गए हैं। रेडियो के ऊपर भी एजुकेशनल कंटेंट की ब्रॉडकास्टिंग होती है और जो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए डेडिकेटेड चैनल्स ऑलरेडी चल रहे हैं हमारे। तो जो पीएम ई विद्या की हम बात कर रहे हैं, पीएम ई विद्या के अंदर अभी हम 200 चैनल बनाने की बात कर रहे हैं। इस बजट के अंदर 200 चैनल की बात हुई है, लेकिन अभी भी पीएम ई विद्या करंटली भी रनिंग स्कीम है, प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपके 12 ई चैनल्स हैं, ठीक है। 12 ई चैनल्स हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास के लिए एक एक चैनल बनाए हुए जहां पे उनकी क्लासेस चलती रहती हैं।
लेकिन अब इसको हम और भी ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे और रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी क्लासेस दी जाएंगी। तो रीजनल लैंग्वेज को भी यहाँ से एक बूस्ट मिलेगा और जो लर्निंग है वो और भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि अगर किसी बच्चे को अपनी स्टार्टिंग एज में मदर टंग में सिखाया जाता है तो वो जल्दी चीज़ों को ग्रास्प करता है और उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो ये तो पीएम ई विद्या की बात हो रही है। इसके साथ साथ जो लर्निंग है, लर्निंग को मल्टी मोडल बनाया जा रहा है। मल्टी मोडल का मतलब ये है कि डिफरेंट मोड्स के ऊपर आपको टीचिंग या फिर एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि रेडियो के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग हो, टीवी चैनल्स के ऊपर आपका एजुकेशनल कंटेंट चलता रहना चाहिए, पॉडकास्ट होने चाहिए एजुकेशन से जुड़े हुए, इंटरनेट के ऊपर भी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, तो उसको भी बूस्ट देने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये आपके यूनियन बजट के अंदर 200 टीवी चैनल्स की बात की गई है जो कि रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी अवेलेबल होंगे। फिलहाल आपका हिंदी और इंग्लिश के अंदर ही चल रहा है। जो इन चैनल के ऊपर कंटेंट बनेगा, उस कंटेंट को कौन डेवलप करेगा? उन कंटेंट को डेवलप करेंगे एनसीईआरटी और बाकी एजेंसीज जैसे कि सीबीएसई, केवीएस, एनआईओएस और रोटरी। ठीक है, ये ओपन स्कूल के लिए होता है एनआईओएस। ठीक है, तो ये चैनल जो है वो करिकुलम के अकॉर्डिंग ही अपने एजुकेशनल कंटेंट को देते जाएंगे और ये एजुकेशनल कंटेंट ये लोग डेवलप करने वाले हैं। कौन कौन सी क्लासेस के लिए है? ये आपके फर्स्ट से लेकर 12th क्लासेस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे सभी यूपीएससी के कोर्सेज हमारी ऐप एग्जाम क्वेस्ट के ऊपर अवेलेबल हैं। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हेल्थ को लेके इस बार बजट में बहुत कुछ नहीं हुआ है, तो जो हमारी अगली स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसी को ही थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया है, पर इसके अंदर भी कोई खास डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर क्या किया गया था, ये अगस्त 2020 के अंदर इसको लॉन्च किया था। इस मिशन के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम एक हेल्थ आईडी बना रहे थे, और दो तरह की रजिस्ट्री बना रहे थे, एक तरह से डेटाबेस बना रहे थे। हेल्थ आईडी बनाई जा रही थी इंडिया के हर एक सिटीजन के लिए। यहां पे जो कीवर्ड आप याद रखेंगे वो है सिटीजन। रेजिडेंट अगर टर्म यूज हो जाए तो आप रेजिडेंट को गलत मानेंगे। ये हर एक सिटीजन के लिए एक हेल्थ आईडी बनी होगी और इस हेल्थ आईडी के अंदर इंडिया के हर सिटीजन की जो भी हेल्थ से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी की सारी प्रोवाइड होगी। अगर ये सिटीजन किसी डॉक्टर को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है तो वो अपनी हेल्थ आईडी को शेयर करके अपनी इंफॉर्मेशन का वन टाइम एक्सेस जो है वो उस डॉक्टर को प्रोवाइड कर सकता है। ये एक्सेस के बाद डॉक्टर जो है उसको इस इंसान की, सिटीजन की पूरी हेल्थ हिस्ट्री पता चल जाएगी और वो बेटर डायग्नोसिस करके एक अच्छे तरीके से उसका इलाज कर पाएगा। जो दो रजिस्ट्री बनाई जा रही थी, ये दो रजिस्ट्री के अंदर एक रजिस्ट्री हम बना रहे थे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, यानी कि जितने भी लोग हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं उनकी एक डेटाबेस बन जाएगा। और जो दूसरी रजिस्ट्री बन रही थी वो दूसरी रजिस्ट्री बनाई जा रही थी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, यानी कि जहां जहां पे भी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनका डेटा जो है वो इस रजिस्ट्री में अवेलेबल रहेगा। तो इसका एक और चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये कि कौन कौन से प्रोफेशनल, क्या सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन के प्रोफेशनल्स की एक रजिस्ट्री बनेगी या फिर ट्रेडिशनल भी शामिल होंगे। तो ये जो दोनों रजिस्ट्री बन रही है ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों तरह की दवाइयों, दोनों तरह के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, दोनों तरीके के जो टेक्निक्स हैं उनका ये डेटाबेस बनेगा। ठीक है, तो हेल्थ आईडी बननी थी और दो रजिस्ट्री बननी थी, ये हमारा 2020 से ही डिसाइड हो चुका था। लेकिन अब इस बजट के अंदर क्या किया गया, इस बजट के अंदर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया और वो क्या किया इन्होंने कहा है कि अब हम एक प्लेटफॉर्म और बनाएंगे। ये जो प्लेटफॉर्म होगा, इस प्लेटफॉर्म को नाम दिया गया नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। तो अब एक इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, इसके अंदर बस जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी की सारी आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डिजिटल रजिस्ट्री भी होगी हेल्थ प्रोवाइडर्स की और हेल्थ फैसिलिटीज़ की, जो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा था। यहाँ पे यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगी। किस तरह से आप हेल्थ फैसिलिटीज़ का यूनिवर्सल एक्सेस ले सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन भी होगी। कंसेंट फ्रेमवर्क भी आपका यहाँ पे दिया होगा। तो बस ये जो इकोसिस्टम है ये एक तरह से चीज़ों को कंबाइन करता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रही है इस बजट के अंदर। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो मेंटल हेल्थ केयर से जुड़ी हुई है। तो देखिए आज की डेट में सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हो चुका है कि जो हमारे पास पहले सोशल सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल होता था वो सपोर्ट सिस्टम अब थोड़ा सा कम होता जा रहा है। जैसे पहले अगर किसी एक इंसान को कोई भी दिक्कत होती थी, कोई भी स्ट्रेस चैलेंजेस होते थे,
तो वो अपने माता-पिता, दादा-दादी, आस-पड़ोस के लोग कहीं न कहीं से शेयर करके उसको सपोर्ट मिल जाता था। किसी एक इंसान को, किसी एक परिवार को दिक्कत होती थी तो पूरा का पूरा जो गाँव है, वो उस इंसान की मदद करने के लिए पहुँच जाता था। तो इस तरह का जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है, ये आपको थोड़ा-सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और जैसे-जैसे अर्बन फीचर्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ये सपोर्ट स्ट्रक्चर थोड़ा-सा वीकन होता जा रहा है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ आती जा रही हैं जिसके अंदर जो एल्डर्स हैं, वो एल्डर्स कहीं और रह रहे होते हैं और बच्चे अपना परिवार कहीं और चला रहे होते हैं। तो एल्डर्स की जो केयर है, सपोर्ट है, वो सब कम होता जा रहा है। एक सबके सामने हमारे जो एक एग्जाम्पल है, बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल, वो सुशांत सिंह राजपूत का है। वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे और फिर उसके बाद उन्होंने खुद एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। तो ऐसे में मेंटल हेल्थ केयर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंसान को टाइम से टाइमली काउंसलिंग मिल जाए और टाइमली केयर मिल जाए। तो अगर मेंटल हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है तो इस टाइमली काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए हम एक टेलीफोनिक सर्विसेज चालू कर रहे हैं, टेली सर्विसेज चालू कर रहे हैं। तो 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। ये जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, यहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ को इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए टेलीफोन के ऊपर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाया करेगा। ये जो है आपको काउंसलिंग और केयर सर्विसेज दोनों की दोनों प्रोवाइड करेंगे। याद रखने वाली चीज ये है कि इसके अंदर जो नोडल सेंटर है वो आपका निमहंस बनेगा और इसकी जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा IIIT से, IIIT बैंगलोर। ठीक है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर जो है वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एक चीज़ और जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वो ये कि कोविड के दौरान स्पेशली जो कोविड पेशेंट थे उनके अंदर ये पाया गया कि जब वो रिकवर कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, डिप्रेशन की शिकायत फेस हो रही थी। साथ ही साथ कोविड की वजह से लोगों की इकोनॉमिक लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस इंक्रीज हो चुका है और कई लोगों की सोशल लाइफ के अंदर भी स्ट्रेस इंक्रीज हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब वो लोगों से मिल नहीं पा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ रहा था। तो जब वो इंसानों से मिल नहीं पा रहा तो ये सोशल स्ट्रेस जो है ये भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा था। इन सभी का जो है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। निमहंस के द्वारा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट IIT बैंगलोर प्रोवाइड, IIIT बैंगलोर प्रोवाइड करेगा। IIT नहीं है, IIIT है ये। ठीक है, हर घर नल से जल, ये हमारी ड्रिंकिंग वाटर से जुड़ी हुई स्कीम है। एक स्कीम का नाम आपने सुना होगा, जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम हर एक रूरल हाउस होल्ड को, ठीक है, रूरल हाउस होल्ड को वाटर टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये जो टैप कनेक्शन है, ये टैप कनेक्शन कुछ इस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा कि हर एक इंसान के लिए 55 लीटर्स ऑफ वाटर अवेलेबल हो पर डे। यानी कि 55 लीटर्स पानी जो है वो पर पर्सन पर डे अवेलेबल होना चाहिए। तो हम ये टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं रूरल एरिया के अंदर। इसके अंदर जो सेंटर और स्टेट है, जितना भी खर्चा होगा वो सेंटर और स्टेट मिलके उठाएंगी। तो अगर कोई ऐसी स्टेट है जो कि हिमालय पे लाई करती है या फिर नॉर्थ ईस्ट में लाई करती है, तो ऐसी स्टेट्स के लिए 90% खर्चा सेंटर करेगा और 10% खर्चा स्टेट करेगी। इसके अलावा जितने भी दूसरे राज्य हैं, दूसरी स्टेट्स हैं, वहाँ पे ये खर्चा 50-50 बेसिस पर होगा। यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो पूरा का पूरा खर्चा जो है वो सेंटर करेगी, स्टेट क्योंकि यूनियन टेरिटरी है इसलिए स्टेट का तो यहाँ पे कुछ लेना देना है ही नहीं। तो ये सारे के सारे काम किए जा रहे हैं रूरल हाउस होल्ड में पानी का कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ये जो टोटल हम कवरेज करना चाह रहे हैं रूरल एरिया की, ये 2024 तक कंप्लीट करना चाहते हैं। तो 2022-23 के अंदर 2022-23 के अंदर हम 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स तक ये पानी या फिर वाटर टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं और यही एलोकेशन की गई है हमारे यूनियन बजट के अंदर और इसको कहा जा रहा है हर घर नल से जल। ठीक है, तो इसको आप स्लोगन की तरह मान के चल सकते हैं कि हर घर में नल से जल आएगा, यानी कि वाटर टैप कनेक्शन घर घर तक पहुंचाए जाएंगे। 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स को हम कवर करेंगे। 60,000 करोड़ को यहाँ पे अलॉट किया गया है। तो जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो पानी का कनेक्शन प्रोवाइड करना या फिर पानी का एक सस्टेनेबल यूज करना तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक कि देश के अंदर एक जन आंदोलन नहीं आएगा। ये जन आंदोलन आपके बिहेवियरल चेंज के ऊपर भी बात करता है कि आप भी पानी की वेस्टेज कम से कम करें, पानी की यूसेज को रिड्यूस करने की कोशिश करें। अगर वेस्टेज कम होगी तो अपने आप ही पानी की जो यूसेज है वो रिड्यूस हो जाएगी। पानी को रीयूज करें और रिसाइकल करें। तो इस तरह की अप्रोच की बात की जा रही है। इसके साथ साथ देश के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि जितना भी पानी
ऊपर से बरसता है, उस पानी को कैसे इकट्ठा किया जाए और उसको यूजेबल बनाया जा सके। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम रूरल एरिया के अंदर ढेर सारे मेजर्स लेके आ रहे हैं। वो ढेर सारे मेजर्स क्या होंगे, वाटर कंजर्वेशन के लिए तरीके निकाले जाएंगे। रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाएगा झोड़ बना के या फिर किसी और तरीके से। जो ग्रे वाटर है, यानी कि जब किसी पानी को इंडस्ट्री या फिर डोमेस्टिक यूज कर लिया जाता है, उसके बाद जो पानी बचता है उसको ग्रे वाटर कहा जाता है। इस ग्रे वाटर को दोबारा से कैसे रीयूज किया जाए, इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। ठीक है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए भी काम किए जाएंगे। और ये सारे के सारे काम तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि जन आंदोलन ना आए। तो जल जीवन मिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका जन आंदोलन। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी तरह का जन आंदोलन आप एक दूसरी स्कीम में भी देख सकते हैं, और वो स्कीम कौन सी, आपकी स्वच्छ भारत अभियान जो होता है। आपके घर में टॉयलेट बना हुआ है लेकिन आप उसको यूज ही नहीं कर रहे, तो उस टॉयलेट का कोई फायदा नहीं है। आप ओपन डेफिकेशन कैसे फ्री करेंगे अगर लोग उसका यूसेज बंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए वहां पे भी जन आंदोलन या फिर बिहेवियरल चेंज की जरूरत है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारा हर घर नल से जल वाला जो कंपोनेंट था, उसके अंदर यही बात की जा रही है कि जो पहले वाटर टैप कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे वो किए जाएंगे ड्रॉट प्रोन एरिया के अंदर, डेजर्ट एरिया के अंदर। संसद आदर्श ग्राम योजना के अंदर जो विलेजेस लिए गए हैं उन विलेजेस के ऊपर, जिन एरियाज की क्वालिटी अफेक्ट हो चुकी है पानी की, उन एरियाज के ऊपर। फिर प्रोवाइड की जाएगी स्कूल्स को, आंगनवाड़ीज को, ग्राम पंचायत को, हेल्थ सेंटर्स को, वेलनेस सेंटर्स को, इन सबको प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी वाटर टैप कनेक्शन है, ऐसा नहीं है कि बस टैप लगा दिया और फिर उसके बाद पानी आए ना आए उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसा नहीं है, टैप लगाने के बाद इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि टैप्स जो है वो कैसा काम कर रही हैं, इन पानी की कहीं ज़्यादा वेस्टेज तो नहीं हो रही। तो ये जो फंक्शनैलिटी है टैप कनेक्शंस की, इसको भी मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, और वाटर सप्लाई सिस्टम को और भी ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने की कोशिश की जा रही है। कैसे, वाटर सोर्सेज को और सस्टेनेबल बनाओ, सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो। तो ये हमारा ड्रिंकिंग वाटर का कंपोनेंट है बजट के अंदर का। नॉर्थ ईस्ट रीजन की डेवलपमेंट के लिए भी एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। इस इनिशिएटिव के अंदर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करना चाहते हैं और यहाँ पे बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे, जैसे कि रोपवेज बनाए जाएंगे। ये रोपवेज क्या होते हैं, आपने जब भी अगर किसी हिल स्टेशन में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पहाड़ की चोटी पे कोई एक मंदिर होता है, उस मंदिर पर नीचे से लोगों को ले जाने के लिए ऐसे एक ट्रॉली चल रही होती है एक रस्सी के ऊपर। ये जो ट्रॉली चल रही होती है ये आपके रोपवे होते हैं। तो ऐसे सेंसिटिव रीजन के अंदर रोपवे एक बहुत ही अच्छा टूल हो सकता है सामान को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। साथ ही साथ इससे टूरिज्म को भी काफ़ी बूस्ट मिलता है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर आपके रोपवेज बनाए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके प्रोजेक्ट निकल के आएगा रोपवे का। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपकी बैम्बू काफ़ी मिलता है, और इस बैम्बू को मतलब मान लीजिए किसी रिमोट लोकेशन में बैम्बू उग रहा है, लेकिन इस बैम्बू को हमें इंडस्ट्री तक पहुंचाना है। तो रिमोट लोकेशन से इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए कनेक्टिंग रोड्स बनाई जाएंगी। इन रोड्स को बैम्बू लिंक रोड के नाम से जाना जाएगा। ये जो बैम्बू लिंक रोड है ये इन रिमोट एरियाज की डेवलपमेंट में मदद करेगा। जिस भी राज्य में ये बैम्बू लिंक रोड बनेगी वहां पे बैम्बू की जो डिमांड है, बैम्बू की जो इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा, तो उस स्टेट की जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करने लगेगी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपके ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को लेके भी काफ़ी काम हो रहा है, जिसके अंदर सिक्किम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो ये सारे के सारे यूनिक काम किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट यानी कि पीएम डिवाइन के अंदर। ये जो आपके इनिशिएटिव्स हैं ये बजट 2022-23 के अंदर अनाउंस किए गए हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को दी गई है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है इसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी। तो इसके अंदर कैंसर को लेके डेडिकेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी गुवाहाटी के अंदर। एक नेक्टार लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा ढेर सारे राज्यों के अंदर। आपकी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को लेकर प्रोजेक्ट चलेगा। एजाल में एक बाईपास रोड बनेगी, आपके पैसेंजर रोडवेज बनेंगे, रोपवेज बनेंगे आपके पेलिंग से लेके संगा शोलिंग तक। ठीक है, तो सिक्किम के पेलिंग से लेके संगा शोलिंग तक आपके पैसेंजर रोपवे बनेंगे। और एक और रोपवे जो आपका बनेगा वो बनेगा धापेर से लेके भलेदुंगा तक। ठीक है, तो ये 2 रोपवेज आपको याद रखने हैं। बैम्बू लिंक रोड ऑलरेडी पहले भी मिजोरम में और बन चुकी हैं, अब और भी लोकेशंस के ऊपर ये बैम्बू लिंक रोड बनाई जाएंगी मिजोरम के अंदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पीएम डिवाइन के अंदर काम किए जा रहे हैं।
अगली न्यूज़ हमारी ई पासपोर्ट से जुड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा इसमें याद रखने का नहीं है, बस इसके अंदर क्या होगा, अभी तक सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए ई पासपोर्ट बनाए गए थे, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट बनाए गए थे। वो मुट्ठी भर लोग कौन थे? लगभग 20,000 लोग थे जो कि डिप्लोमेट्स थे और ऑफिशियल्स थे। अब इन ई पासपोर्ट्स को हम मास लेवल पे यानी कि बाकी लोगों के लिए भी स्टार्ट किया जाएगा। जो ई पासपोर्ट होगा, ई पासपोर्ट जो है फास्ट तरीके से बन जाएगा। साथ ही साथ ये जो ई पासपोर्ट है, इनकी सिक्योरिटी फीचर्स ज़्यादा हाई होंगे। सिक्योरिटी फीचर्स हाई होने का कारण ये है कि इन पासपोर्ट के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप भी लगी होगी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक चिप है, ये आपकी सिक्योरिटी को भी इंक्रीज करेगी और साथ ही साथ आपकी वेरिफिकेशन में भी मदद करेगी। तो ई पासपोर्ट्स को एक मास लेवल पे अब रोल आउट किया जाएगा। रोल आउट करने का जो काम है वो एनआईसी को दिया गया है। एनआईसी इसको पूरी तरह से डिजाइन करेगी, डेवलप करेगी और एग्जीक्यूट कर देगी इंडिया के सिटीजन्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए और डिप्लोमेट्स के लिए। ठीक है, तो 2022-23 से ये चालू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इस न्यूज़ के अंदर नहीं है। हमारी अगली न्यूज़ डिजिटल करेंसी से जुड़ी हुई है। तो इस बजट के अंदर ये अनाउंस किया गया है कि इंडियन रुपी का एक डिजिटल फॉर्मेट या फिर एक वर्चुअल करेंसी भी निकालेंगे, जिसको हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं। तो इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में जो याद रखने वाली बात है वो ये कि जब किसी हम नॉर्मल नोट को देखते हैं तो ये कागज़ का टुकड़ा है। इस कागज़ के टुकड़े की अभी वैल्यू कितनी है? 0 रुपये। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर लिख दूं कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि जिसके पास भी ये कागज़ का टुकड़ा होगा उसको मैं 10 रुपये दूंगा, तो इस कागज़ के टुकड़े की वैल्यू कितनी होगी? इस कागज़ के टुकड़े की 10 रुपये वैल्यू हो गई। तो इंडिया के जो भी करेंसी होती है उस करेंसी के ऊपर आरबीआई का जो गवर्नर है, आरबीआई का गवर्नर साइन करता है, यानी कि आरबीआई का गवर्नर ये वादा कर रहा है कि जिसके पास भी ये कागज का टुकड़ा होगा उसको वो 10 रुपए पे करेगा। कौन पे करने की गारंटी ले रहा है? गवर्नर प्रॉमिस कर रहा है ये 10 रुपए पे करने का। यानी कि आरबीआई जो है, आरबीआई के ऊपर इस कागज के टुकड़े की जितनी भी वैल्यू होगी वो पे करने की लायबिलिटी है, बोझ है। तो जितनी करेंसी ये सर्कुलेशन में होती है इसको कहा जाता है कि ये आरबीआई की लायबिलिटी बना हुआ है। तो जब जो ये डिजिटल रुपी निकल के आ जाएगा, ये डिजिटल रुपी भी आरबीआई की लायबिलिटी के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। और ये डिजिटल रुपी कुछ और नहीं होगा, कोई नई करेंसी नहीं है, ये हमारी ही करेंसी है जो कि वर्चुअल फॉर्मेट के अंदर लॉन्च की जाएगी। ये डिजिटल रुपी जो है आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगी। तो इसके साथ आप एक चीज और याद रखेंगे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो होते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट से जो भी इनकम होती है उसके ऊपर एक नया टैक्स लगाया जा रहा है जो कि 30% होगा। इस वर्चुअल डिजिटल एसेट की जब भी ट्रांजैक्शन होगी, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान के पास इसकी ट्रांजैक्शन होगी, तो उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू के ऊपर एक टैक्स लगाया जाएगा जिसको हम टीडीएस होगा। इसको टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी कि अगर ट्रांजैक्शन ए से बी की तरफ हो रही है तो ए जो है अपने यहीं से, ट्रांजैक्शन का सोर्स तो यही है ना, डेस्टिनेशन ये है, तो जहां पे सोर्स होता है वहीं पे ही हम टैक्स डिडक्ट कर लेंगे। कितना? 1% का। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर 30% का टैक्स है अगर इससे कोई इनकम अराइज होती है तो, और जो भी ट्रांजैक्शन होगी उस पर 1% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो ये हमारे इस साल के बजट के अंदर आया है। पर्वतमाला प्रोजेक्ट, ये जो पर्वतमाला, ये बहुत ही इनोवेटिव तरीका। देखिए, हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए सड़कों की जरूरत होती है, रेलवेज की जरूरत होती है, पर ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे सड़क और रेलवे बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ सड़क और रेलवे के लिए आपको क्या चाहिए होता है? ये सड़क और रेलवे किसी ना किसी लैंड के ऊपर से जा रही होगी। तो ये जो जमीन है, इस जमीन को एक्वायर भी करना होता है। तो लैंड एक्विजिशन जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन जाता है जिसमें लोगों से जमीन ली जाती है, ये जमीन फिर प्राइवेट सेक्टर को दी जाती है और प्राइवेट सेक्टर जो है इसके ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चालू कर देता है। तो ये जो लैंड एक्विजिशन है ये अपने आप में एक कॉस्टली प्रोसेस होता है। ठीक है, तो लैंड एक्विजिशन की जरूरत है। अब मान लीजिए कोई एक हिली एरिया है, डिफिकल्ट टराइन है, वहां पे मैं लैंड एक्वायर करके रोड बनाने की जगह क्या कर रहा हूँ? रोप वे बना रहा हूँ। तो रोप वे में आपको क्या ज्यादा जमीन लेने की जरूरत है? नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी जमीन चाहिए, थोड़ी सी जमीन यहाँ पे चाहिए। ये जो पूरा रास्ता है जहाँ पे सड़क बनती, वो जमीन आपको खरीदने की अब कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये जो पर्वतमाला है, पर्वतमाला के अंदर हम एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करने का, ताकि ये जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। तो इसके अंदर रोपवे बनाए जाएंगे। और कितने रोपवे बनाए जा रहे हैं? हम 8 रोपवे बनाएंगे। 8 रोपवे बनाने की अभी बात की जा रही है। और ये 8 रोपवे कितने किलोमीटर के होंगे? ये 60 किलोमीटर के होंगे। तो 2022-23 के अंदर 8 रोपवे 60 किलोमीटर के बनाए जाएंगे। और इसके अंदर जो सबसे चीज जहां से सवाल पूछा जा सकता है वो ये है कि अगर आपसे कोई ऐसे पूछे
कि पर किलोमीटर अगर आप सड़क बना रहे हैं तो वो सड़क बनाना सस्ता है या फिर 1 किलोमीटर का रोपवे बनाना सस्ता है। तो देखिए, सड़क बनाने पे कम कॉस्ट आती है, रोपवे बनाने पे ज्यादा कॉस्ट आती है पर किलोमीटर। लेकिन अगर हम लैंड एक्विजिशन को जोड़ दें तो लैंड एक्विजिशन जो है वो सड़क के लिए ज्यादा करनी पड़ेगी, रोपवे के लिए कम करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली जो रोपवे है वो एक चीप ऑल्टरनेटिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लैंड एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो काफी कम हो जाती है। इसके साथ साथ ये जो रोपवे है, रोपवे फास्ट होता है। 1 घंटे के अंदर ये 6000 से 8000 लोगों को मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। दूसरी चीज जो है इसकी अच्छी चीज वो ये है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डस्ट उड़ती हुई दिखाई नहीं देगी। इलेक्ट्रिसिटी से रन हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी आप एक तरह से क्लीन मान के चल सकते हैं। और ये आपके जो भी डिफिकल्ट टेरेन है, जहां पे रोड बनाना शायद उतना आसान ना होता हो, उस टेरेन के ऊपर भी आपको रोपवे बनाई जा सकती है। तो इन सब चीजों की वजह से हम 8 रोपवे बनाएंगे 60 किलोमीटर के 2022-23 के अंदर। और ये 8 रोपवे बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? ये दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज को, जो कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इन रोपवेज को बनाएगा। यानी कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंडर इन रोपवेज को बनाया जाएगा। ठीक है। और इस प्रोग्राम का जो नाम है पर्वतमाला जो है वो नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आएगी। इससे टूरिज्म को भी प्रमोशन मिलेगा, कनेक्टिविटी भी होगी, कम्यूटर्स जो है वो आसानी से आ पाएंगे। तो प्रेजेंटली जो आपके माउंटेनियस रीजन है, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और नॉर्थ ईस्टर्न की जो स्टेट्स हैं, उनके अंदर ये सारे के सारे रोपवेज बनाए जाएंगे। ठीक है, एक बार इनको बस रीड करना कि फास्टर है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, 1 घंटे के अंदर इतने पैसेंजर को वो करता है, और 8 रोपवे बनाए जाएंगे 60 किलोमीटर्स के। सक्षम आंगनवाड़ी क्या है? आपके बजट 2021-22 के अंदर मिशन पोषण 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी को अनाउंस किया गया था। सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर हम क्या कर रहे थे? जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, आंगनवाड़ीज होती हैं, उनको और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी दे के और भी ज़्यादा इंप्रूव कर रहे थे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी सुधारने की बात की जा रही थी। तो सक्षम आंगनवाड़ी को लेके ही इस बजट में भी कुछ चर्चा की गई है। इसके अंदर ये कहा गया इस साल कि 2 लाख आंगनवाड़ीज को हम सक्षम आंगनवाड़ीज बनाएंगे। सक्षम आंगनवाड़ीज के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स इंक्लूड कर दी जाएंगी? तो इस सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर आपकी आंगनवाड़ीज, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, नेशनल क्रच स्कीम और पोषण अभियान, ये सब की सब इसी सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर देखी जाएंगी। इसकी नोडल मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेटर टेक्नोलॉजी है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी से वो और भी ज्यादा सक्षम हो जाएंगी, यानी कि और भी ज्यादा केपेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में थी। फिर आता है आपका वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे सभी यूपीएससी के कोर्सेज हमारी ऐप एग्जाम क्वेस्ट के ऊपर अवेलेबल हैं। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर जो हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर बॉर्डर्स हैं, यानी कि नॉर्थ इंडिया का बॉर्डर किससे लगा हुआ है? चाइना से लगा हुआ है। तो इंडो चाइना बॉर्डर पे जो विलेजेस बने हुए हैं, इन विलेजेस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोविजन किए जाएंगे, यहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप एजुकेशन और दूरदर्शन जैसे जो चैनल हैं वो यहाँ पे आप देख सकें। यहाँ पे जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए लिवलीहुड जनरेशन का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपके वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है। याद रखने के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया के बॉर्डर्स के लिए है। नॉर्थ इंडिया के बॉर्डर पे जो विलेज लाई करते हैं उनके लिए, इंडो चाइना के बॉर्डर पर जो विलेजेस लाई करते हैं उनके लिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड बनाई जाएगी ताकि जो टूरिस्ट हैं वो इन विलेजेस तक जा सके और यहाँ पे टूरिज्म को भी एक तरह का बूस्ट मिलना चालू हो जाए। ठीक है, तो वाइब्रेंट विलेजेस में बस ये नॉर्थ बॉर्डर जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको थोड़ा सा फंसाया जा सकता है। तो ये हमारे बजट के अंदर ये 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। और भी जैसे जैसे स्कीम मिलती जाएंगी मैं आपके लिए वीडियोस बनाता चलूंगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई डाउट आता है, जैसे आप चाहते हैं डिजिटल करेंसी के ऊपर कोई स्पेशल वीडियो बने, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उनको भी बना देंगे। अगर कोई और स्कीम जहाँ पे आपको डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।